2 मई की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल इस्पात कारखाने से आम नागरिकों की निकासी जारी रहने की उम्मीद जताई है। बताया जा रहा है कि रविवार को निकास अभियान आरंभ होने पर करीब 100 लोग रूसी घेराव वाले इस्पात कारखाने से सुरक्षित निकाले गए। ज़ेलेंस्की ने रविवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि अंततः पलायन मार्ग खोला जा चुका है और 100 से अधिक नागरिक पहले ही सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहल पर इस्पात कारखाने में उक्रेनी राष्ट्रवादियों की कैद से महिलाओं और बच्चों सहित 80 नागरिकों को मुक्त करा लिया गया है। माना जा रहा है कि इस कारखाने में सैकड़ों नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन उन सब का निकास सुनिश्चित नहीं है क्योंकि रूसी सेना उक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को घेरे हुए है। रूस के मंत्रालय का यह भी कहना है कि एक मिसाइल हमले में दक्षिणी बंदरगाह शहर ओदेसा की एक सैन्य हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क और हार्किव में 7 उक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। दोनेत्स्क क्षेत्र के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने कहा कि रूसी सेना ने क्षेत्र के उत्तरी हिस्से पर हमला किया, जिसमें 4 नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। हार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनेगोव ने कहा कि एक रिहायशी इलाके पर रूसी हमलों में 3 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए हैं। उक्रेन में लंबे समय से जारी रूसी आक्रमण के कारण नागरिकों को पेट्रोल और अन्य ईंधन उत्पादों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एनएचके के एक दल ने राजधानी कीव में पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए कारों की लंबी कतारें देखीं। ऐसे कुछ स्थानों ने ईंधन उपलब्ध नहीं है लिखे पट्टे टांग दिए हैं। पिछले महीने उक्रेन के मध्यवर्ती इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर रूसी मिसाइल हमला इस कमी का कारण है। ये उक्रेन की विशालतम रिफाइनरी में से एक है, जिसमें हमले के बाद से संचालन बंद है। यूरोप से आयातित ईंधन की कीमतों में उछाल ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व इस सप्ताह अपनी बैठक में मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए निर्मित 2 मौद्रिक संकुचन नीतियों पर चर्चा करने जा रहा है। बैंक के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल का कहना है कि मंगलवार से शुरू होने वाली अपनी 2 दिवसीय बैठक में नीति निर्माता ब्याज दर में आधे % की वृद्धि और अपनी वित्तीय परिसंपत्ति घटाने पर विचार करेंगे। दरों में ये वृद्धि सामान्य से दोगुनी होगी। मार्च में अपनी बैठक में केंद्रीय बैंक ने दरों को लगभग 0 से बढ़ाते हुए 1/4% अंक करने का निर्णय लिया था, लेकिन उक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य वृद्धि में उछाल 40 वर्षों के सर्वोच्च स्तर 8% तक पहुंच गया। दोहरी मौद्रिक संकुचन नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। इस वर्ष की पहली तिमाही में अमेरिकी आर्थिक विकास दर में संकुचन दर्ज हुआ। विश्लेषकों का ध्यान इस पर है कि वित्तीय बाजार बैंक की बैठक के नतीजे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। केंद्रीय बैंक की विभिन्न मौद्रिक नीतियों का असर जापानी मुद्रा येन पर पड़ा है। हाल ही में डॉलर के मुकाबले येन बहुत नीचे पहुंच गया है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक येओल के शपथ ग्रहण समारोह में अपने स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को भेजने पर कथित रूप से विचार कर रहे हैं। जापान सरकार के सूत्रों के अनुसार किशिदा 10 मई को सोल में होने वाले इस समारोह से दूर रहना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा के इस समारोह में भाग लेने की व्यवस्था की जा रही है। युन ने मार्च में राष्ट्रपति चुनाव जीता था और वे 5 वर्षों में देश की पहली रूढ़िवादी सरकार का शुभारंभ करेंगे। वे जापान के साथ संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं,
जिसे इस समय व्यापक रूप से शिथिल माना जा रहा है। पिछले सप्ताह यून की ओर से जापान भेजे गए एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री किशिदा से भेंट की थी। अतीत में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण समारोह में जापान के तत्कालीन या पूर्व प्रधानमंत्री अक्सर शामिल होते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार समारोह में भाग न लेकर किशिदा ये संदेश देना चाहते हैं कि संबंध सुधारने के लिए युद्धकालीन श्रम मुद्दे सहित आपसी मतभेद दूर करना आवश्यक है। साथ ही माना जा रहा है कि एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री को भेजकर वो अपनी अपेक्षाएं दर्शाने की आशा कर रहे हैं कि दक्षिण कोरिया का नया प्रशासन ऐसे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगा। जापान सरकार और निजी क्षेत्र से निधि प्राप्त एक संसाधन विकास कंपनी का कहना है कि वो म्यांमार में एक गैस परियोजना से स्वयं को अलग करने जा रही है। कंपनी ने अपने निर्णय के लिए म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उपजी परिस्थितियों का हवाला दिया है। जेएक्स निप्पॉन तेल एवं गैस उत्खनन की ये अनुषंगी कंपनी म्यांमार की येतागुन गैस क्षेत्र परियोजना से स्वयं को अलग करेगी। निप्पॉन तेल उत्खनन म्यांमार कंपनी इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उत्पादन में लगभग 19% की भागीदारी रखती है। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में गैस का उत्खनन आरंभ हो गया था, लेकिन पिछले वर्ष फरवरी में तख्तापलट के बाद से म्यांमार सेना के लिए कमाई का साधन होने के रूप में इस परियोजना की आलोचना की जा रही है। मलेशिया और थाईलैंड की सरकारी ऊर्जा कंपनियां इस परियोजना से अलग होने की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं। जापान की वित्तीय सेवा संस्था यानी FSA ने देश में और अधिक विदेशी प्रतिभूति कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। अब ये कंपनियां जापान में व्यापार करने के लिए सभी प्रक्रियाएं अंग्रेजी में पूरी कर सकती हैं। पहले केवल विदेशी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को अपनी प्रक्रियाओं के लिए अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति थी तथा प्रतिभूति कंपनियों को जापानी भाषा का उपयोग करना पड़ता था। FSA ने विदेशी फंड और अन्य व्यवसायों को संचालन शुरू करने में सहायता करने के लिए एक अंग्रेजी भाषी दल के साथ एक विशेष कार्यालय खोलने के बाद ये संशोधन किया है। FSA को आशा है कि लघु एवं मझोले आकार की और ब्रोकरेज कंपनियां जापान में अपना कारोबार स्थापित करेंगी। FSA के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय निदेशक नाकागावा साइको कहते हैं, हम जापान में और अधिक विदेशी वित्तीय संस्थानों और उच्च स्तरीय वित्तीय मानव संसाधनों को आमंत्रित करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इन कदमों से जापान में परिसंपत्ति प्रबंधन, वित्तीय उत्पादों की विविधता और वित्तीय नवाचार में सुधार होगा। एशिया के अन्य शहरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सरकार का लक्ष्य जापान को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में सुनिश्चित करना है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।